प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो किसका है? कपिल का है। किसका है? कपिल का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदाय में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो क्या है? सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है क्या है? सांख्य दर्शन है। सांख्य है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सी क्या है? कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? कपिल द्वारा। ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के अवगमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के अवगमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञानी मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। तो आंसर क्या होगा? बी केवल 2। अब यहाँ क्या है? आंसर क्या है कि सांख्य पुनर्जन्म तथा आत्मा के अवगमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के अवगमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण और विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया था। विकल्प बी सही है। आंसर क्या होगा? बी। अब यहाँ के क्वेश्चन के भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के अवगमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। और दूसरा कि सांख्य मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि बाह्य प्रभाव। अब यहाँ पे 78 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कपिल क्या है? सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। दूसरा कथन तो है कि कपिल ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति की जीवन प्रवृत्ति किस शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। तो आंसर क्या होगा? ए कथन। कथन मनन कथन दोनों सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि योग दर्शन के यहाँ पे महर्षि कपिल क्या है? महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रवृत्ति की शक्तियों द्वारा निर्मित एवं संचालित होता है। जीवन प्रवृत्ति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्ति, चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। अब यहाँ क्वेश्चन कि महर्षि पतंजलि का योग दर्शन का प्रतिष्ठाता महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन, बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया। इसीलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि योग के आविष्कारक कौन थे? ये उत्तराखंड यूडी अपर डिवीजन यूडीए और एलडीए प्री 2007 के क्वेश्चन। योग के आविष्कारक कौन थे? पतंजलि थे, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश नहीं है तो क्या होगा? अनुस्मृति। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है तो क्या है? अनुस्मृति, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि महर्षि पतंजलि ने योग की वृत्तियों के निरोध योग चित्त वृत्ति के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया है और योग सत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। यहाँ क्या है कि योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 यंग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। तो स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे।
महाभारत के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समय। ये यूपीपीसीएस प्री 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाभारत के जो लेखक थे, महाभारत के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। यहाँ पर महाभारत के जो लेखक थे पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये बी और डी गणेश अरुदियन है, गंगेश अरुदियन है। नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? गंगेश अरुदियन। अब यहाँ के मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगस जिन्होंने नव न्याय दर्शन को संग्रहित किया था को इसका संस्थापक मानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 84 में कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं है। पुनर्जन्म का निषेध वाली ये युक्ति किसकी है? तो ये क्या है? चार्वाक की है। ये IAS प्री 1994 का क्वेश्चन है कि जब तक यहाँ क्वेश्चन है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली ये युक्ति किसकी है? तो चार्वाक की है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। भारतीय दर्शन में चार्वाक जो है दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो इसमें आंसर क्या होगा? चार्वाक हुआ है। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो चार्वाक स्वीकार करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में परमाणु की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में परमाणु की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष और अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जैन सांख्य योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द तथा उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा में इन चारों प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण माना जाता है। इन सब के विपरीत चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही मानता है, अन्य प्रमाणों को निषेध करता है। अब यहाँ पे 86 में क्या है कि अधोलिखित में कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो कौन है काम है। अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो कौन है? काम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि चार्वाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत 4 पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। चार्वाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत 4 पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही इज्जत है। चार्वाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चार्वाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। यहाँ क्या है? अधोलिखित में से कौन सा एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो काम का। चार्वाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत 4 पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चार्वाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चार्वाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। ठीक है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने किया था। ठीक है। ये UPPCS प्री 2005 का है। UPPCS मेंस 2005 में पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया। न्याय दर्शन का प्रवर्तन किसने किया था? गौतम ने किया गया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत क्या है? न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत क्या है? न्याय सूत्र है। यहाँ पे न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे?
तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम थे। अब यहाँ क्वेश्चन कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? गौतम है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। अब यहाँ पे है न्याय दर्शन गौतम। न्याय दर्शन कौन है? गौतम। सांख्य दर्शन कौन है? कपिल। वैशेषिक कौन है? कणाद। मीमांसा क्या है? जैमिनी। न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी। अब यहाँ क्या है कि मीमांसा के प्रणेता कौन है? मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। मने मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी। अब 92 की बात करते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ न्याय दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है। तो न्याय दर्शन में क्या है? तार्किक चिंतन को दिया गया है। न्याय दर्शन में क्या है? तार्किक चिंतन को दिया गया है। न्याय दर्शन यहाँ पे न्याय सूची 1 और सूची 2 दर्शन है, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं। न्याय दर्शन है, तार्किक चिंतन है। मीमांसा दर्शन है, वैदिक वैदिक अनुष्ठान करना। मीमांसा दर्शन क्या है? वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन की बात करते तो वास्तविक ज्ञान का अधिकरण। सांख्य दर्शन की बात करते तो वास्तविक ज्ञान का अधिकरण। वेदांत दर्शन की बात करते तो आत्मज्ञान। यहाँ पे बात करते तो न्याय दर्शन की बात करते तो न्याय दर्शन में क्या है? तार्किक चिंतन है। न्याय दर्शन में क्या है? तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान है। षड दर्शन और उनके प्रवर्तक निम्नलिखित में से। अब यहाँ पे दर्शन और प्रवर्तक की बात करते तो न्याय दर्शन के रचयिता न्याय दर्शन कौन है? गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन कौन है? जैमिनी है। न्याय दर्शन कौन है? गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन कौन है? जैमिनी है। सांख्य दर्शन की बात करते हैं कपिल मुनि। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा की बात करते तो बदरायण। वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा की बात करते तो बदरायण। वैशेषिक दर्शन की बात करते तो उल्लूक कणाद मुनि। वैशेषिक दर्शन की बात करते तो उल्लूक कणाद मुनि। योग दर्शन की बात करते तो पतंजलि। योग दर्शन की बात करते तो क्या हुआ? पतंजलि। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित किससे? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। यहाँ पे कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रमुख प्रखर आचार्य कुमारी भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म और दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म और दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो ये क्या है? मीमांसा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन वेद का शाश्वत सत्य मानता है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्म कांड भाग पर विचार किया जाता है और उत्तर मीमांसा वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया जाता है। मीमांसा दर्शन वेद का शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया जाता है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। तो अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? है मीमांसा से। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है कि अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। अब क्या है? अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म और उसके परिणाम के बीच एक अतिलौकिक कड़ी है। जो कर्म और उसके परिणाम के बीच एक अतिलौकिक कड़ी है, वो इसे अपूर्वा कहता है। अपूर्व शब्द का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु। अपूर्व शब्द का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा वो जो पहले नहीं था। यहाँ पे क्या है कि अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अतिलौकिक कड़ी है, वो इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा जो पहले नहीं था। अब 96 में कि निम्न से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण क्या है? 66 बीपीएससी प्री में पूछा गया था कि निम्न से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत को किया था? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है।
महर्षि कणाद इन दर्शन के प्रवर्तक है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा निम्नलिखित युगों में से कौन एक भारतीय सर दर्शन का भाग नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय सर दर्शन का भाग नहीं है, तो आंसर क्या होगा? लोकायत है, कपालिक। लोकायत और कपालिक भारतीय मीमांसा और वेदांत है। न्याय और वैशेषिक भी है, सांख्य और योग भी है। तो ये IAS प्री 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय सर दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण इस सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत सर दर्शन नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल थे, पतंजलि थे, गौतम थे, कणाद थे, जवनी और बदरायन थे, जबकि लोकायत और कपालिक भारतीय सर दर्शन के भाग नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन सारवाक को कहा जाता है। लोकायत दर्शन के 36 पीसेस फ्री 2019 में क्वेश्चन है कि चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक तथा सांसारिक सुख को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन के अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कि शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो आंसर अद्वैतवाद। शंकराचार्य के दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2019 में पूछा गया था कि शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो अद्वैतवाद। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य को। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ PCS फ्री 2019 में पूछा गया है कि प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? तो शंकर को। शंकर या शंकराचार्य, यहाँ क्वेश्चन कि शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन, यहाँ पे शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता और हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्रदान की जाती है? तो ज्ञान के द्वारा। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है? तो ज्ञान के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है? तो ज्ञान के द्वारा। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानादेव मुक्ति, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चष्ट हुई से युक्त है, जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो आंसर क्या होगा? अभिनव गुप्त। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो क्या होगा? अभिनव गुप्त। ये MPPCS मेंस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कि वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की प्रकाष्ठा माना जाता है। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा का प्रकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेद का अंत। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की प्रकाष्ठा, ठीक है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं। पहला है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय इनके प्रवर्तक हैं। जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद हो गया। शंकराचार्य का क्या हो गया? अद्वैतवाद। रामानुज का विशिष्टाद्वैत हो गया। मध्वाचार्य का अद्वैतवाद हो गया। अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र और अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब यहाँ सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है कि विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर, कली संवत्सर। तो अब यहाँ पे आंसर क्या है कि विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहा जाता है। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 से 58 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि के 78 ईस्वी मानी जाती है और इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त वन ने 319 से 320 में की थी। कली संवत 3120 ईसा पूर्व में माने जाते हैं।
अभी निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत का जन्म 78 से आरंभ हुआ। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, विक्रम संवत 98 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। ठीक है, डी। अब यहाँ विक्रम संवत क्या है? विक्रम संवत 98 ईसा पूर्व अथवा 57 ईसा पूर्व से शक संवत 78 ईसा से प्रारंभ हुए थे। यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, तथापि गुप्त काल के प्रारंभ से तात्पर्य गुप्त साम्राज्य अथवा चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के आरंभ से है। साथ ही यद्यपि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया था, परंतु भारत में मुसलमान शासन का युग मोहम्मद गौरी के तराइन तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय से प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार प्रश्नगत चारों कथन सही है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो, पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष में 465 हिस्सा है। ठीक है, और इसे विक्रम संवत में करना है तो 465 में अगर 135 जोड़ देंगे तो 601 आ जाएगा। ठीक है, तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व से माना जाता है, तब विक्रम संवत प्रारंभ 58 अथवा 57 या 58 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। पुलकेशिन मत के बादामी अभिलेख में 465 + 58 + 78 जोड़ा जाएगा तो ये 601 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये एक चालुक्य के अभिलेख में तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 है। शक संवत इसका तुल्य वर्ष क्या हो गया? शक संवत तो शक संवत क्या हो गया? 78 ईस्वी में है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में है, तो यहाँ 556 दिया हुआ है। तो 556 में अगर हम क्या होता है शक संवत है, तो शक संवत है तो इसमें अगर हम 78 घटा देंगे 506 शक संवत का एक चालुक्य अभिलेख में तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। ठीक है, शक संवत 556 दिया था, इसका तुल्य वर्ष क्या हो गया? तो 556 में अगर इसमें 78 जोड़ देंगे तो 634 ईस्वी आएगा। ठीक है, शक संवत से हमेशा जो वर्तमान जो होगा वो हमेशा 78 साल आगे होगा, ज़्यादा होगा। 78 साल क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब यहाँ क्वेश्चन है कि पुराने के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। पुराने के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। ठीक है, पुराने के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। यूपी विशेष प्री 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुराने के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वन के 3 मूल वंशों अन्य 2 सूर्यवंश और अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारण ने प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झूसी इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि मौखिर शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कनौज थी। मौखिर शासकों की राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मौखरी गुप्तों के सामंत थे। मौखरी क्या थे? गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कनौज बनाई थी। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? हरिवर्मा थे, आदित्य वर्मा थे, ईशान वर्मा थे, सर्ववर्मा थे, ग्रह वर्मा थे। अब यहाँ पे हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो कलहन की पुस्तकों में निहित है। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो कलहन की पुस्तकों में निहित है। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो कलहन की पुस्तकों में निहित है। अब यहाँ की हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी हुई सूचनाएं कलहन कृति रसरंजनी में भी मिलती है। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना को उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये हर्ष के पूर्व काल के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाद में ये 47 बीपीसी प्री 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है,
यहाँ पे हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बानभट्ट ने की थी। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बानभट्ट ने की थी। ये वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक और उसके पूर्वजों के जीवन विवृत का वर्णन प्रस्तुत करता है। ठीक है। अब यहाँ पे हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो कनौज थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो कनौज थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो कनौज थी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कि चीनी स्रोतों से पता चलता है, चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राशि दोनों साथ साथ कनौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राशि दोनों साथ साथ कनौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन के लिए भी उपयुक्त था। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो कनौज में की थी। ये यूपीएस पीसीएस प्री 1992 का क्वेश्चन है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो कनौज में की थी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। तो पहला क्या है, कनौज तथा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, तो कनौज और प्रयाग में। यहाँ पे क्वेश्चन कि अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देश के राजाओं, अपने देश के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेन ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति पाँचवें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। ह्वेन स्वयं छठे समारोह में उपस्थित रहता था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन के उत्तर भारत में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो आंसर क्या होगा, प्रयाग। उत्तर भारत में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो कहाँ था, प्रयाग। अब क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका, किसने रोका, तो आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। अब यहाँ क्वेश्चन कि हर्ष के विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुँच गई। ठीक है, उसकी पश्चिमी सीमा कहाँ तक पहुँच गई, नर्मदा नदी तक पहुँच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध क्या हो गया, अवश्यंभावी हो गया। फलतः नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेन का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो किसने किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था क्या, तो बी, यहाँ 618 ईस्वी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुँच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीति कुटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम क्या था, राजदेवी था। ठीक है। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आंसर क्या होगा, सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए जाने वाले स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी।
जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य का पूर्ति हेतु उसने तांग सांस्कृत की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वेनसांग ने की थी। किसने की थी? तो वेनसांग। अब यहाँ पे कि वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आगमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आगमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। वेनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुके थे। इस तरह का कथन एक गलत है। वेनसांग के अनुसार अपराध तथा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दी परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाट और बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्यों को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। इस कथन दो और दो सही है। यहाँ है कि हर्ष के दरबार में रेवेनशंक को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर। यूपी पीछली 2007 के हैं। तो यहाँ वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई तुंग का समकालीन था। वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई तुंग का समकालीन और इसी के राज का नागरिक था। यहाँ पे क्या है, तुर्क आक्रांतों के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। वेनसांग ने तांग सांस्कृतिक की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से न कि दूत भारतवर्ष में 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। लगभग 13 वर्षों के बाद भारत प्रवास के बाद जब वो वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा था। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। तो यहाँ क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, जबकि जो बनारस था रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बान ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताई। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं पर व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कनौज भी इस काल में आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध थे। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो क्या रेशम के लिए। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कोसे शब्द का प्रयोग किया होता है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में, ठीक है। यहाँ पे 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः नालंदा आया, जहाँ उसने व्याख्यान दिए। अब यहाँ पे क्या है कि आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सी युकी की रचना। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सी युकी की रचना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कि वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है। वेनसांग की इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी उपलब्ध होती है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो क्या है? वेनसांग। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी क्या है? वेनसांग। यहाँ पे वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार अतः इसकी यात्रा विवरण को सी युकी कहा जाता है। वेनसांग बौद्ध था। वेनसांग ने चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी किसे कहा जाता है? वेनसांग को। वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया। इसे यात्रियों का राजकुमार आता है। इसके यात्रा विवरण को सी युकी कहा जाता है। वेनसांग बौद्ध था। अब यहाँ पे सी युकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? सी युकी वेनसांग से जुड़ा हुआ है। सी युकी किससे जुड़ा है? तो वेनसांग से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो ये 14th बीपीएससी में पूछा हुआ था। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अकेले
कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और 693 से 694 ईस्वी में लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन वापस लौट गया। अब यहाँ में निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताते हैं? तो ये सी आंसर क्या होगा, विनिमय पत्र। हुंडी क्या होगा, विनिमय पत्र। IAS प्री 2020 का 2020 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो विनिमय पत्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय विक्रय नगद तथा उधार पर किया जाता है। यदि माल क्रय और विक्रय नगद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदे का व्यापार मूल्य तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाते हैं, ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्र माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों का विनिमय विपत्र तथा प्रतिष्ठा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो युन्तु के नाम से। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख युन्तु या थ्यांतु के नाम से किया है। ठीक है। अब यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान थे। अब यहाँ क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था और ये भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है? तो नालंदा है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है? तो नालंदा है। अब यहाँ दिए गए विकल्पों में से बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान किया। बाद में बुद्धगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इसे इस बिहार को दान दिया। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो कनौज था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो कनौज था।